हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। आज हम बेसिकली जो पिछले लेक्चर में छोड़ा था उसी टॉपिक से आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को खत्म कर लिया था। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने डीकम्पोजिशन पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा। आज मैं आपको बता रहा हूं जो केमिकल रिएक्शन है उसके दो टाइप होते हैं एनर्जी एक्सचेंज के बेसिस पे। कोई रिएक्शन एनर्जी ले भी सकती है और एनर्जी दे भी सकती है। एनर्जी का एक्सचेंज कैसे कर रही है, ले रही है या दे रही है, इस बेसिस पे दो तरह की क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। पहली है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर और थर्मिक का मतलब होता है थर्मल एनर्जी। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें थर्मल एनर्जी बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यहाँ पे क्या होती है हीट इज रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बनने के साथ हीट यहाँ पे बाहर निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वो सभी आपके सामने एक साथ लिखे गए हैं यहाँ पर। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बोलते हैं मिथेन को। ये जो लिखा है आपके सामने मिथेन है भाई, इसको बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही होगी बर्निंग में। जब मिथेन की बर्निंग होती है तो CO2 बनती है और वाटर बनता है H2O। यहां पर एनर्जी बाहर निकलती है तो यहां पर आप प्लस करके हीट भी लिख सकते हो, इसलिए ये क्या है एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है भाई। रेस्पिरेशन को बहुत ध्यान से समझो। ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो यहाँ पे CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को ATP की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी आप हीट बोल सकते हो क्योंकि यहाँ भी हीट बाहर निकल रही है, इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या है भाई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो वेजिटेबल मैटर होता है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, उसको कंपोस्ट में तोड़ना, डिकम्पोज करना, ये भी क्या होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है वेजिटेबल मैटर को तोड़ना, डिकम्पोज करना और कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसेस है वो कैसी है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगला एग्जांपल है किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ होती है। देखो जिंक मेटल लिखी है, दो एसिड लिखे हैं, इनकी रिएक्शन जब होती है तो ये बनते हैं हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनते हैं। इनके साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है। ये दोनों रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा क्या है एक्सोथर्मिक है बेसिकली। अगला लिखा है स्लेग्ड लाइम का बनना कहां से, क्विक लाइम से। मैंने आपको सिखाया था कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्विक लाइम भी है। इसमें जब पानी मिला देते हो तो क्या बन जाता है बच्चों, थोड़ा राइटिंग से लिखते हैं वरना तुमको समझ में ना आएगा रे। जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसके अंदर आप H2O वाटर मिलाते हो तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। यहाँ पर स्लेग्ड लाइम बहुत ही गर्म बनता है क्योंकि यहाँ पर भी क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन भी आपके सामने लिखी है भाई। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाया था एक्टिविटी 1.1 के अंदर, तब मैंने कहा था जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है ये गर्म बनता है, व्हाइट बनता है, इसलिए इसको वॉच ग्लास के अंदर रखा था इसका कलर देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं 6 के 6 एग्जांपल जो ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ाए हैं एक बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ भी बता दिए ताकि एग्जांपल अच्छे से लिख सको। अगली जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक। दो ही टाइप की होती है, एक्सो पढ़ ली, एंडो पढ़ेंगे। एंडो का मतलब ही होता है अंदर। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है, उसे क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बनने के साथ हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखो बहुत ध्यान से। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए आपने एनर्जी दी है। जैसा कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को एनर्जी दी थी, हीट एनर्जी, जिससे ये टूटा था इन दो के अंदर। जैसे कि हमने FeSO4 7H2O को एनर्जी दी थी, गर्म किया था तब ये टूटा था इनके अंदर, और फर्दर हीट दी थी तब ये इनके अंदर टूटा था। अंडरस्टूड और नॉट। एनर्जी देने पर टूट रहा है, रिएक्शन कर रहा है, यानी कि एनर्जी ले रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अंडरस्टूड और नॉट। आगे लिखा है लेड नाइट्रेट, इसको भी गर्म करने पर, एनर्जी देने पर ये रिएक्शन हुई थी। इन सब का कलर, स्टेट, फॉर्मूला, नाम सब पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। ये क्या है, येलो कलर का होता है भाई, लेड ऑक्साइड है, सब आपको पता है। ये ब्राउन कलर की गैस है, ये कलरलेस ऑक्सीजन गैस है ना। ये रेड कलर का आयरन ऑक्साइड है बेसिकली, जिसको फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है और आप चैनल पे अच्छे से पढ़ रहे हैं शुरुआत से। ये जो H2O है बेसिकली,
इसको जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, एनर्जी ली, एनर्जी रिएक्शन है, तो ये एंडोथर्मी का एग्जांपल हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी। जब AgCl को फोटोलाइटिक एनर्जी दी, सनलाइट की एनर्जी दी, तब इसने क्या बनाया, Ag और Cl2 क्लोरीन गैस बनाया। जब AgBr को सनलाइट की एनर्जी दी, तब इसने Ag और क्या बनाया, Br2 बनाया। सबको एनर्जी दी है, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल जो एक एक्टिविटी की फॉर्म में मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये है अमोनियम क्लोराइड, नाम लिख देते हैं आपके लिए, ये है बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये है बच्चों अमोनियम क्लोराइड। ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम क्लोराइड। ये जो बन गया ये क्या है बच्चों, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड। ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, और ये तो वाटर है, सबको पता ही है। अमोनिया में डबल एम आएगा, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं ना। तो देखो ये सब्सटेंस के नाम भी आपके सामने लिख दिए भाई। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है और ये सब बनते हैं, तो आपको इसको गर्म करना पड़ता है। गर्म कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, रिएक्शन एनर्जी ले रही है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया है। आगे इस चैप्टर के अंदर एक ग्रुप एक्टिविटी लिखी है। बेसिकली एनसीईआरटी का एक भी वर्ड थोरेक्स 100 से बच नहीं सकता है, हर एक वर्ड को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी के अंदर आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, सबका नाम रख देना है A, B, C और D। सॉरी 4 लेनी है, चारों के नाम रख दिए हमने ABCD। 3 के अंदर आपने वाटर डालना है और चौथी के अंदर आपने कॉपर सल्फेट डालना है। बेसिकली इसके अंदर जो पहली है, इसके अंदर पोटेशियम सल्फेट डालना है, इस बी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट डालना है, सी के अंदर कॉपर सल्फेट डालना है और डी के अंदर लोहे की कील डाल देनी है, आयरन की नील डाल देनी है। जब ये वाला सब्सटेंस पानी से रिएक्शन करेगा, तब आप देखोगे कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ये जो ट्यूब है ये ठंडी हो जाती है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो परख नली है, ये ठंडी हो जाती है। जब ये वाला सब्सटेंस पानी से रिएक्शन करेगा, तब भी आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, ठंडी हो गई है, यानी कि ये टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। जब इसकी रिएक्शन आप देखोगे पानी के साथ, तो आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ गया, जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो गई, हॉट हो गई। और जब इसकी रिएक्शन देखोगे इसके साथ, ये तो आपको पता ही है, पढ़ा भी थी एक्टिविटी में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये भी गर्म होता है। यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी कहां पे गई होगी बच्चों, रिएक्शन ने ले ली होगी। क्या रिएक्शन ने ली है एनर्जी, बहुत ध्यान से समझो। टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर डिपेंड करता है टेस्ट ट्यूब की एनर्जी पर। अगर टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर गिर रहा है, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब की एनर्जी गिर रही है। एनर्जी गिर रही है, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी जा कर रही है रिएक्शन के अंदर, यानी कि रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि एनर्जी उसके अंदर जा रही है। अंडरस्टूड और नॉट। यहां भी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी कम हुई है, एनर्जी कहां गई है, रिएक्शन के अंदर, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अंडरस्टूड और नॉट। यहां पर टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब टेस्ट ट्यूब की एनर्जी बढ़ी है। टेस्ट ट्यूब को एनर्जी किसने दी होगी, रिएक्शन ने, यानी कि रिएक्शन से एनर्जी निकली है, टेस्ट ट्यूब में गई है, एनर्जी रिएक्शन ने निकली है, तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और सेम इसी तरह ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड ग्रुप एक्टिविटी का भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब कुछ इफेक्ट्स आपको बताऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन के एवरीडे लाइफ के अंदर। बेसिकली ये रेडॉक्स के केवल ऑक्सीडेशन पार्ट के इफेक्ट है भाई। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो लाइफ के अंदर कैसे कैसे हो सकती है। आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, उसी को कोरेजन भी बोलते हैं भाई। जब व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, जब किसी मेटल को मॉइस्चर के अंदर, नमी के अंदर, हवा के अंदर, एसिड के अंदर आप रखते हो कुछ समय के लिए, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, उस मेटल के ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जो कि उस मेटल को कमजोर करती है, वीकन द मेटल, हेंस द मेटल इज सेड टू बी कोरेटेड। इस मेटल को हम बोलेंगे इस मेटल का कोरिजन हो चुका है, ये मेटल कोरेडेड हो चुकी है। अंडरस्टूड और नॉट। और इस प्रोसेस को बोलेंगे कोरेजन। मेटल के ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर की बनने की प्रोसेस है कोरेजन, और उस मेटल को बोलते हैं कोरेडेड मेटल। एनसीईआरटी के वर्ड से भी समझ में आने चाहिए। जो आपका आयरन होता है, लोहा होता है, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन, लाल और भूरे रंग की क्या बनती है, लेयर बनती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की। जो आपका सिल्वर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, और जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तीनों के तीनों जो कलर है मेटल्स के,
जिनके ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बनती है, उनके जो कलर है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो एक एक वर्ड पता होना चाहिए। आयरन के ऊपर तो जनरली जंग देखते ही हैं, रस्ट देखते ही हैं, रेडिश ब्राउन कलर की है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की होती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की होती है, अच्छे से याद करेंगे। कोरेजन जो होता है बहुत सारी मेटल को डैमेज करता है हमारे आसपास, अगर आप आसपास भी देखो अपने रूम में तब भी आपको लोहा दिखेगा, उसके ऊपर रस्ट दिखेगा, जंग दिखेगा बेसिकली। ये रिएक्शन कैसी होती है जंग वाली, अगर मैं आपको बताऊं तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और H2O से रिएक्ट भी कर रहा है भाई, और ये बनाता है Fe2O3.X H2O। इसी का नाम क्या होता है बच्चों, रस्ट होता है। Fe2O3.X H2O, ये जो X है वेरिएबल है, वाटर के नंबर यहाँ पे वेरी करते हैं। इस रस्ट के फॉर्मूले में आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है बेसिकली, जो कि आयरन के ऊपर बन जाता है, यही रस्ट का फॉर्मूला है बेसिकली। कोरेजन जो है वो कैसे रोक सकते हैं भाई, देखो कोरेजन कर कौन रहा है भाई, मॉइस्चर कर रहा है, एसिड कर रहा है, अगर वो मेटल के संपर्क में आ गया है तो आप उस मेटल के संपर्क को रोक दो उस एसिड से, उस एयर से, तो कोरेजन नहीं होगा। यानी कि गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, आप जिंक की कोटिंग लगा देते हो मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर जिंक लगा दिया तो मेटल का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं है, यानी कि मेटल के ऊपर कोरिजन नहीं होगा। अंडरस्टूड और नॉट। इलेक्ट्रोप्लेटिक के अंदर आप उस मेटल के ऊपर कोई दूसरा मेटल लगा देते हो, कोटिंग ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर दो प्लेट लगाते हैं, एक प्लेट का मेटल टूटकर दूसरे पे चिपकता है, जिस पे मेटल चिपक रहा है उसका मेटल बच जाएगा क्योंकि उसके ऊपर दूसरा मेटल चिपक गया, यानी कि वो प्लेट सुरक्षित है, कोरिजन उसके ऊपर नहीं होगा। तो गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो तरीके हैं जिससे आप कोरिजन को रोक सकते हो भाई। आप उस मेटल के ऊपर कलर कर दो, पेंट लगा दो, तब भी उसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से टूट जाएगा और कोरिजन नहीं होगा बेसिकली। तो इन तीन तरीकों से रोका जा सकता है भाई कोरिजन। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड समझ में आया है और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। अगला आता है रेनसिडिटी। अगर किसी फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रेनसिडिटी बोलते हैं भाई। अगर किसी ऑयल का, फैट का, लिपिड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इसी प्रोसेस का नाम है रेनसिडिटी। इसके अंदर ऑयल, लिपिड, फैट की स्मेल और टेस्ट दोनों क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं भाई। इट लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, टेस्ट और स्मेल दोनों बिगड़ जाते हैं आपके लिपिड ऑयल के, है ना। रेनसिडिटी कैसे बचा सकते हो रेनसिडिटी से भाई, रेनसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन लिपिड के साथ पहुंची तो ऑक्सीडेशन होगा, रेनसिडिटी होगी। अगर उस ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक लिया तो क्या नहीं होगा, रेनसिडिटी नहीं होगा भाई। बाई अप्लाइंग एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, रेनसिडिटी, यानी कि रेनसिडिटी नहीं होने देंगे, रेनसिडिटी बच जाएगी भाई। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, रेनसिडिटी किससे हो रही है, ऑक्सीडेशन से। अगर एयर टाइट कंटेनर है, फूड को ऐसी जगह रखा है जिसमें हवा ही नहीं जा सकती, हवा नहीं जा सकती, ऑक्सीजन नहीं जा सकती, इसलिए रेनसिडिटी नहीं हो सकती। अंडरस्टूड नोट। आगे लिखा है रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, उससे भी क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। एयर भी कम है, टेम्परेचर भी कम है बेसिकली, इसलिए रेनसिडिटी इससे भी रुक जाएगी। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, रेनसिडिटी क्यों हो रही है, ऑक्सीडेशन को ही रेनसिडिटी बोलते हैं जब वो लिपिड का होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन से बचाना है तो हवा को ही हटा दो, ऑक्सीजन को ही हटा दो, ऑक्सीजन की जगह क्या डाल दिया है, नाइट्रोजन डाल दिया है, तब रेनसिडिटी नहीं होगी। हवा की जगह नाइट्रोजन भर देने से भी रेनसिडिटी को रोका जा सकता है, जैसे कि चिप्स के पैकेट के अंदर भरा जाता है, चिप्स को ऑयल में तला जाता है बेसिकली, उसके अंदर भी फैट होता है, कहीं उस फैट का ऑक्सीडेशन ना हो जाए और उससे बदबू ना आने लग जाए चिप्स से, इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है चिप्स के पैकेट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं भाई एक एक वर्ड आपको समझ में आ गया है यहां तक, और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के लास्ट में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आपने लोहे की कील डाली थी तो उसका कलर क्यों बदल गया था, क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था आयरन ने और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया था जिसका कलर होता है पेल ब्लू। जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर है डार्क ब्लू और जो आयरन सल्फेट है उसका कलर है पेल ब्लू, इसलिए कलर डार्क ब्लू से पेल ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। आंसर आप पढ़ सकते हो, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का कलर है व्हेन आयरन नेल इज केप्ट, जब लोहे की कील रखी जाती है, चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ब्लू, वो ब्लू से पेल ब्लू हो जाता है भाई, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, दस डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इनटू द चेंज कलर, इसीलिए डिस्प्लेस कर देता है आयरन कॉपर को और चेंज हो जाता है कलर बेसिकली। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ अलग अलग एग्जांपल दो भाई, ये तीनों एग्जांपल आपको
पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं भाई लेक्चर के अंदर, आप चैनल पे जाके सारे लेक्चर इस चैप्टर के देख सकते हो। ये तीनों एग्जांपल आपको हमने वहीं पे समझाए थे, तो ये तीनों एग्जांपल लिखो, एनसीईआरटी ने बोला है तो तीनों फिर से लिख दिए आपके सामने। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। इन रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पहचाना है। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन। सोडियम ऑक्साइड का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं होता है। लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में सिखाया है, स्पीड ज्यादा है क्योंकि बहुत बार पढ़ा चुके हैं ये चीज आपको, है ना। अगर आप शुरू से बने हुए हैं थोरेक्स 100 पे तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है। शुरू से नहीं बने हुए हैं तो चैनल पे जाएं और सारे लेक्चर को सीरीज में देखें, तभी आप पूरा चैप्टर कंक्लूड कर पाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एक का ऑक्सीडेशन तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाए, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। उम्मीद करते हैं एक एक लाइन समझ में आ रही है, और इसी के साथ चैप्टर होता है हमारा समाप्त। इस चैप्टर के अंदर एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है थोरेक्स 100 ने। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपके सभी डाउट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जितने भी बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, वो सभी थोरेक्स 100 के ऊपर कंक्लूड किए जाएंगे भाई। आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर नोट्स की फॉर्म में पढ़ाया है, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आपको। अपने फ्रेंड्स के साथ थोरेक्स 100 के एफर्ट्स को आप शेयर कर सकते हो। अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चिल देन।